Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Indo-Pacific Oceans Initiative. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को समझने से पहले एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। देखिए, इंडो पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट है इट इज अ जोग्राफिकल वन एंड इंडो पैसिफिक रीजन मींस एंटायर रीजन बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं इसको कहा जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन। इट इज एन इंटरकनेक्टेड स्पेस बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो आप कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन spans from the eastern shores of Africa to the western coast of United States of America। अब इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसके अंदर आप कई सारे इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस देख सकते हैं। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस का मतलब होता है वो एरियाज जहाँ से इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स गुजरते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए गुजरता है। यहाँ पे है एक इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडाब से होते हुए गुजरता है। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का और इसके ऊपर यहाँ वाला जो एरिया है इसको कहते हैं साउथ चाइना सी। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज हार्ट या सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। इतने सारे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इंडो पैसिफिक रीजन से होते हुए मूव करते हैं और दुनिया का इम्पॉर्टेंट ट्रेड इस रीजन से होते हुए गुजरता है। इस कारण से आप कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन का बड़ा ही स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होता है वो तमाम चीज़ें जिनका लॉन्ग रन में किसी भी देश के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमी या मिलिट्री बेनिफिट्स हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक थिंग्स या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस एरियाज। तो पॉइंट ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन से इतने महत्वपूर्ण सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस गुजरते हैं कि कोई भी देश अगर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर किसी भी एरिया पे अगर थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस डेवलप करने में सक्सेसफुल होता है तो उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट मिलेगा। स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री या सिक्योरिटी फैक्टर्स। यही कारण है कि हमने कुछ ही दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था कि भारत नहीं चाहता है कि कम से कम इंडियन ओशन में, पूरे इंडो पैसिफिक में तो नहीं लेकिन कम से कम इंडियन ओशन के अंदर किसी भी सुपर पावर का फुटप्रिंट स्ट्रांग ना हो। इसी के लिए बहुत पहले कॉन्सेप्ट लाया गया था इंडियन ओशन जोन ऑफ पीस। इंडिया वांट्स इंडियन ओशन टू रिमेन द बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी। तो ये हमने लगभग 5-6 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया है। तो हमने इस पेज पे बस देखा क्या है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। इट्स अ जोग्राफिकल वन spanning from eastern shores of Africa to the western coast of America। और यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस गुजरते हैं दैट मेक्स दिस रीजन वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री इज कंसर्न। अब जब इंडो पैसिफिक की बात चलेगी तो एक टर्म और आता है कई बार, एशिया पैसिफिक। वो भी देख लीजिए, वैसे इसका करंट आर्टिकल से कुछ लेना देना है नहीं। एशिया पैसिफिक रिलेट्स टू दैट पार्ट ऑफ एशिया विच लाइज इन द पैसिफिक ओशन। वो तमाम एरिया जो पैसिफिक ओशन में है उनको कहा जाता है एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है ये सब कह सकते हैं एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में दो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स बनाई हैं एशिया पैसिफिक कंट्रीज ने मिल करके, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी। आरसीईपी एंड एपेक ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज ने मिल करके आपस में इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाई है। दोनों का हिस्सा भारत नहीं है। इंडिया इज नाइदर पार्ट ऑफ एपेक और आरसीईपी।
आप कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक जो है वो एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है और उसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, जबकि एशिया पैसिफिक जो है वो भी एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, बट इसका मेन फोकस जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर रहता है। इसीलिए एशिया पैसिफिक कंट्रीज ने आपस में मिलकर के इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाई है, एपेक एंड आरसीईपी। तो यहाँ पे तो हमने बस दो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, इंडो पैसिफिक एंड एशिया पैसिफिक। नाउ वी आर कमिंग टू दिस इनिशिएटिव जिससे रिलेटेड एक करंट न्यूज है, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, IPOI। इसको भारत ने लॉन्च किया था साल 2019 में एट अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट को हमने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा किया है। इसमें जो 10 आसियान कंट्रीज हैं उसके अलावा 8 और देशों ने मिल करके ईस्ट एशिया समिट बनाया, जिसमें भारत भी एक मेंबर है। विल टॉक अबाउट ईस्ट एशिया समिट अगेन समडे लेटर। द पॉइंट इज कि ईस्ट एशिया समिट 18 देशों की एक ग्रुपिंग है जिसका भारत भी एक मेंबर है। उस 18 देशों में से 10 तो आसियान कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। उसी ईस्ट एशिया समिट के प्लेटफॉर्म पे साल 2019 में भारत ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, IPOI। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, इट इज बिल्ट अपॉन द कॉन्सेप्ट सागर, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2015 में दिया था। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2015 में वाइल विजिटिंग श्रीलंका, मालदीव एंड मॉरिशस, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस सागर कॉन्सेप्ट को ही फर्दर बिल्ड करते हुए 2019 में प्रधानमंत्री जी ने ईस्ट एशिया समिट के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। सागर का कॉन्सेप्ट था कि मिल बांट करके पीसफुल तरीके से हम लोग मरीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, बट सागर वाज मेनली फोकसिंग ऑन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया विद दीज कंट्री जो यहाँ पे हैं, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। अब सागर को ही फर्दर बिल्ड करते हुए प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो सागर का लार्जर वर्जन है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव दैट सिंपली विल फोकस ऑन डेवलपिंग कोऑपरेशन अमंग्स्ट द मेंबर कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो भी रिसोर्स है उसको हम लोग मिल बांट करके पीसफुल, कोऑपरेटिव, हारमोनियस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देयर वुड बी नो कन्फ्लिक्ट। अब इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का जो चार्टर है, आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है वो है रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रूल्स बेस्ड रीजनल ऑर्डर। और ये जो वर्ड लिखा गया है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के चार्टर में, इसी के कारण चाइना को बार बार ऐसा सस्पिशन होता है कि ये जो ग्रुपिंग बनवाई है भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, IPOI, इट इज़ एन एंटी चाइना ग्रुप। कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट इस ग्रुप को बनवाया गया है। रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर, ये शब्द जब भी प्रयोग होगा तो आप समझ जाइए कि इनडायरेक्टली, बिना नाम लिए, चाइना को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि चाइना ने कई सारे इंटरनेशनल रूल को ब्रेक किया है, ब्रीच किया है हाल फिलहाल में। खासकर अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये वाला जो एरिया है जहाँ पे साउथ चाइना सी है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज हार्ट या नोडल पॉइंट ऑफ इंटायर इंडो पैसिफिक रीजन। साउथ चाइना सी में चाइना ने एक आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिया है। समझिए मैप उठा करके उसमें उसने 9 ऐसे डैश बना दिए हैं और कह दिया कि ये पूरा एरिया हमारा है। और उसको लेकर के कुछ ऐसे बेवजह के उलूर जुलूर से आर्ग्यूमेंट देता है कि 12वीं सदी में हमारे जो डायनेस्टी हुआ करती थी उनका इन सारे आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल था। इस तरह के आर्गुमेंट्स के हिसाब से तो फिर हमारे चोला एम्पायर का भी कंट्रोल कई सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे था, तो उस हिसाब से हम लोग को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का टेरिटरी ले लेना चाहिए। तो पॉइंट इज कि चाइना मेक्स आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स, यूजलेस नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड हैज ड्रॉन 9 डैश लाइन। अब तो उसने एक डैश और ड्रॉ कर दिया है, अब उसको बना दिया है 10 डैश लाइन, और लगभग 90% रीजन ऑफ साउथ चाइना सी को उसने कंट्रोल कर लिया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना डज नॉट फॉलो रूल बेस्ड ऑर्डर, एटलीस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और भारत ने ये ग्रुप बनवाई इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, जिसका कोर आइडिया है कि रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन वाई चाइना को हमेशा लगता है कि जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है भारत का, ये एक एंटी चाइना ग्रुप है। जैसे मान लीजिए कि आपके ग्रुप में कोई एक क्रिमिनल टाइप आदमी हो, और हमेशा आप जब ग्रुप में बैठे तो कहें कि भैया देखो, हर एक इंसान अपना जो बिहेवियर है वो
सिविलाइज तरीके से रखेगा, नो क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उस क्रिमिनल टाइप आदमी को लगेगा ना कि यार ये मेरे ऊपर कमेंट किया जा रहा है। वैसा ही कुछ बात है। इंडियो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर, और चाइना को पता है कि डज नॉट फॉलो मेनी ऑफ द रूल्स। इस कारण से चाइना बिलीव्स कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव इज एन एंटी चाइना ग्रुप। और भारत क्या करता है, भारत में जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी विजिट करते हैं तो भारत सबसे पहले उनको कन्विंस करता है कि आप इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को ज्वाइन कीजिए। इंडिया वांट्स टू मेक दिस इनिशिएटिव स्ट्रॉन्गर, बिगर, because indirectly it is an anti China group but without taking name of China. Rule based regional order का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर मींस मैनेजिंग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल एक्शंस एज पर ग्लोबल कन्वेंशन। इंटरनेशनल जो कानून है उनके हिसाब से अपने एक्शंस को मैनेज करने को कहा जाता है रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर। इस पर्टिकुलर केस में चाइना की टेरिटरी कहाँ तक होनी चाहिए, दैट शुड बी डिसाइडेड एज पर दिस इंटरनेशनल लॉ, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। बट चाइना बिना इस नियम को माने हुए आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन ड्रॉ कर गया है। इस कारण से चाइना को कहा जाता है कि कंट्री विच डज नॉट रिस्पेक्ट रूल बेस्ड ऑर्डर। और जब इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भारत ने बनवाया विद द आइडिया ऑफ रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं चाइना suspects that it is an anti-China group, but nowhere it openly says कि we are against China। तो हमने इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट समझा और एक इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट देखा जिसको भारत ने बिल्ड करवाया है फॉर रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मैरीटाइम कोऑपरेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी विजिट करते हैं तो भारत उनको कन्विंस करता है कि आप इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ज्वाइन करें। उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट न्यूज़ है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भारत ने कन्विंस किया, नाउ न्यूजीलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो अब हम न्यूजीलैंड को भी कन्विंस करके बोलेंगे कि देखो रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, नियम से काम होना चाहिए पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। सो नाउ न्यूजीलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से रिलेटेड एक और बात समझिए, इस इनिशिएटिव के 7 पिलर्स हैं, मतलब 7 फोकस एरियाज हैं। बट यहाँ पे एक यूनिक अरेंजमेंट किया हुआ है कि सातों एरियाज पे सारे कंट्री जो मेंबर हैं आईपीओआई के, वो सब के सब सातों पिलर्स पे फोकस नहीं करेंगे। एक पिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक या दो कंट्री की, फिर दूसरे पिलर को प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक या दो कंट्री की जो इस आईपीओआई का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल मैरीटाइम सिक्योरिटी यूके और भारत, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया मिल करके उस पर फोकस करेंगे। मैरीटाइम इकोलॉजी ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड लाइकवाइज। तो ये 7 पिलर्स में से 2 पिलर जिसका भारत हिस्सा है, जिस पे भारत को फोकस करना है, वो आपको ध्यान रखना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी यूके एंड इंडिया, एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट इंडिया एंड बांग्लादेश। तो मैरीटाइम एरियाज में इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उस पर भारत काम कर रहा है विद बांग्लादेश एज पर दिस इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए प्रश्न जो है वो साल 2024 में पूछा गया था यूपीएससी द्वारा इन जीएस पेपर 2, थोड़ा कठिन है। तो जो बच्चे पहले से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 साल फॉलो किया है, वो इस प्रश्न को कर पाएंगे। नए बच्चों को थोड़ी तकलीफ होगी बट आप हिंट्स देख करके कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नए नए टर्म्स आए हैं, I2U2, IPEF, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड ऑल। Next topic is about US bombarding Houthis in Yemen. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं कि हुतीज हैं कौन। देखिए हुतीज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज अंसार अल्लाह, ये बिलोंग करते हैं टू येमेन। येमेन देखिए एक वेस्ट एशियन कंट्री है, एक तरफ ओमान है दूसरी तरफ सऊदी अरबिया है, ये यहाँ पे है येमेन। येमेन के अंदर एक रेबेल ग्रुप है जिनको कहा जाता है हुतीस, उनका ऑफिशियल नाम है आंसर अल्लाह। आंसर अल्लाह, इनको रेबेल ग्रुप इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे कीप ऑन फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेजिटिमेटली आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, जिसके हेड हैं मंसूर हदी। तो मंसूर हदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लोग फाइट करते रहते हैं, रेबेल ग्रुप हैं हुतीस। इनफैक्ट इनके अंडर तो काफ़ी सारा एरिया कंट्रोल में है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इन इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी ऑफ येमेन दैट इज सना is under control of Houthis and Houthis run parallel government। कुछ एरियाज तो वहाँ पे मंसूर हदी जो उनके हेड ऑफ द स्टेट हैं उनके कंट्रोल में है,
कुछ एरियाज पे तो हूती रेबल ग्रुप्स ने कंट्रोल किया हुआ है और उसको पैरेलल गवर्नमेंट की तरह वो रन करते हैं, मतलब सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द हूतीस। अब हूती का जिन एरिया में कंट्रोल है उनको जरा ध्यान से देखिए। ये है, आप कह सकते हैं, वेस्टर्न रीजन, northern western region of Yemen, which is close to this strait, Bab al-Mandab. Bab al-Mandab connects Red Sea with Gulf of Aden, which ultimately opens into Indian Ocean. और एक ऊपर साइड में रेड सी वाया सुएज कनाल इंटर्स इनटू मेडिटेरियन सी। तो इसका मतलब बाब अल मंडाब इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। और बाब अल मंडाब से जो है वो ट्रेड गुजरता है, ट्रेड दैट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड कंट्रीज हैविंग सोर्स इन मेडिटेरियन सी विद इंडियन ओशन। अब बाब अल मंडाब के नज़दीक में हूतीज का कंट्रोल है, विच आर रेबल ग्रुप, एक तरीके से इंसर्जेंट या टेरर ग्रुप आप कह सकते हैं, हु हैव डेवलप्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट विथ हेल्प ऑफ फोर्स, टेरर एंड वायलेंस इन येमेन। तो वहाँ पे जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पैरेलल ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला रहे हैं हूतीस। एंड हूतीस हैव कंट्रोल ऑन द टेरिटरीज विच इज इन प्रॉक्सिमिटी विद स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट जिसका नाम है बाब अल मंडाब, जहाँ से इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया का गुजरता है। ये तो बात हो गई हूतीस की। अब हूतीस का सिग्निफिकेंस, यहाँ पे है हूतीस यमन में, इनका सिग्निफिकेंस ओवरऑल वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में जरा देखिए। बट वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में हूतीज की स्टैंडिंग समझने से पहले एक बार वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये है पूरा वेस्ट एशिया रीजन। ज़्यादातर देश तो यहाँ पे इस्लामिक हैं, बट एक कंट्री है जो जूस कंट्री है, जो है इजराइल। पूरा का पूरा वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में दो मेन फॉल्ट लाइन है। एक फॉल्ट लाइन है ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में। ईरान जो है वो शियाइट कल्चर को फॉलो करता है विद इन इस्लाम, सऊदी अरबिया सुन्नी कल्चर को फॉलो करता है विद इन इस्लाम। और सऊदी अरबिया के साथ हैं ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे देश। ईरान जो है वो शियाइट कल्चर को फॉलो करता है या पर्सियन कल्चर को फॉलो करता है। तो विद इन द इस्लाम ओनली देयर इज सेक्टेरियन डिवाइड बिटवीन सऊदी ग्रुप एंड कंट्रीज अलोंग अलाइंड विथ ईरान। अब एक फॉल्ट लाइन ये है, दूसरा फॉल्ट लाइन है इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन। इजराइल एक जूस कंट्री है और पैलेस्टीनियंस जो है, पैलेस्टीनियंस दे आर इस्लामिक पीपल। और इजराइल और पैलेस्टीन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब पैलेस्टीनियन को लेकर के सऊदी अरबिया और ईरान दोनों के अंदर सिंपथी है, बोथ सपोर्ट्स पैलेस्टीनियंस। बट ईरान की अगर बात की जाए तो इसकी सिंपथी पैलेस्टीनियंस के लिए ज़्यादा है और हेट्रेडनेस इजराइल के लिए ज़्यादा है एज कंपेयर टू सऊदी अरबिया। क्योंकि इस पूरे पिक्चर में आप अब अमेरिका फैक्टर को भी ऐड कर दीजिए। अमेरिका यू नो इज क्लोज टू इजराइल एंड अमेरिका इज हॉस्टाइल टू ईरान। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने। ईरान न्यूक्लियर डील से भी विड्रॉ कर गए डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका इज क्लोज टू इजराइल, एंटी ईरान, एंड दैट एंटी ईरान स्टैंस ऑफ अमेरिका मेक्स इट क्लोज टू सऊदी अरबिया। तो अमेरिका जो है कॉमन मीडिएटर है इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में। और यही कारण है कि इजराइल और पैलेस्तीन के कन्फ्लिक्ट में, वैसे पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया और ईरान दोनों ही, लेकिन सऊदी अरबिया का फिर भी थोड़ा सा मॉडरेट स्टैंड है टुवर्ड्स इजराइल एज कंपेयर टू ईरान बिकॉज ऑफ यूएस फैक्टर। अब ईरान जो है हॉस्टाइल है इजराइल के अगेंस्ट, ईरान इज हॉस्टाइल अगेंस्ट सऊदी अरबिया एंड यूएस इज सपोर्टिंग इजराइल एंड सऊदी अरबिया। यही कारण है कि ईरान को सपोर्ट करता है रसिया। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें हूतीज को लेकर के आइए। हूतीज कौन थे? हूतीज आर शियास, आई टोल्ड यू दे आर शियाइट मुस्लिम रेबल ग्रुप। तो नेचुरली हूतीज विल अलाइन विथ ईरान, क्योंकि ईरान जो है वेस्ट एशिया में अकेला पड़ता जा रहा है। सऊदी अरबिया के साथ तमाम सुन्नी ग्रुप हैं, सुन्नीज आर एनीवे डोमिनेंट एज कंपेयर टू शियाइट। और सऊदी अरबिया भी कहीं ना कहीं इजराइल के साथ अलाइन हो रहा है, तो ईरान अकेला पड़ता जा रहा है। तो ईरान जो है वो एक नेटवर्क ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी या नेटवर्क ऑफ सिया ग्रुप बना रहा है इन वेस्ट एशिया, जिसका नाम रखा है ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। उस नेटवर्क ऑफ सियाइट ग्रुप जिसको नाम दिया गया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें ईरान की खुद की आर्मी तो है ही जिसका नाम है ईरानियन या इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। उसके अलावा इराक के अंदर एक इंसर्जेंट ग्रुप है हासिद अल सबी,
सीरिया में कुछ ग्रुप है, लेबनान के अंदर है हिजबुल्ला, और हमास इन गाजा रीजन ऑफ पैलेस्टीन, एंड हुतीज ऑफ यमन. हुतीज आर ऑल्सो शियाइट. तो हुतीज आर पार्ट ऑफ दिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय ईरान इन ऑर्डर टू काउंटर इसराइल. तो ये है वेस्ट एशिया की खिचड़ी, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स. ये दोनों पैलेस्टीनियंस के लिए सिंपैथी रखते हैं, बट ईरान इजराइल के लिए हॉस्टिलिटी ज़्यादा रखता है. अमेरिका फैक्टर. ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है मेनली टू काउंटर इजराइल. उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में मेनली उसने सिया बेस्ड जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं पूरे वेस्ट एशिया में, उनको लेकर के एक नेटवर्क क्रिएट किया है. उसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है ये हुतीज. तो नेचुरल सी बात है कि हुतीज को सपोर्ट करेगा ईरान. अब थोड़ा और समझिए. आपको एक बात आई होप और भी याद होगी कि अक्टूबर 2023 में हमास, जो एक इंसर्जेंट ग्रुप है पैलेस्टीनियंस का, जो यहाँ गाजा रीजन से काम करता है, गाजा एंड वेस्ट एशिया, ये है वेस्ट एशिया और ये है गाजा, ये दोनों टेरिटरी बिलोंग करते हैं पैलेस्टीनियंस को इन करंट टाइम. तो गाजा एक इंसर्जेंट, एक रेबल ग्रुप आप कह सकते हैं, टेरर ग्रुप भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सोचते हैं गाजास के बारे में या पैलेस्टीनियंस के बारे में. तो अब हमास एक रेबल ग्रुप या टेरर ग्रुप वर्क करता है गाजा रीजन से, और हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर अक्टूबर 2023 में, और उसमें कई सारे इजरायली लोगों को मारा, उसने हॉस्टेजेस भी बना लिए. उसके बाद से इजराइल ने काउंटर अटैक करना शुरू किया हमास के ऊपर इन द गाजा रीजन. लगातार बॉम्बार्डिंग करनी शुरू की, जिसमें कई सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे जाने लगे. अभी तक ये क्राइसिस चल ही रहा है, जिसको हम लोग गाजा क्राइसिस कह रहे हैं. तो अब नेचुरल सी बात है कि जब इजराइल बॉम्बार्डिंग करेगा गाजा पे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट हमास, तो उसके सपोर्ट में ईरान तो आएगा ही आएगा. जब इजराइल जो है वो गाजा पे बॉम्बार्डिंग कर रहा है हमास को एलिमिनेट करने के लिए, तो ईरान तो उसके सपोर्ट में तो आएगा ही आएगा. साथ ही साथ उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बाकी ग्रुप मेंबर्स भी आएंगे, इंक्लूडिंग हुतीज इन येमेन. तो अक्टूबर 2023 में जब हमास ने अटैक किया इजराइल पे, उसके बाद इजराइल ने जब काउंटर अटैक शुरू किया गाजा रीजन में हमास के ऊपर, तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट या शो सॉलिडरिटी विथ द हमास, यहाँ पे जो येमेन के अंदर हुतीज हैं उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अटैक करना शुरू किया ऑन बाब अल मंडाब रीजन. बाब अल मंडाब से जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है, जिसमें अमेरिकन शिप्स गुजरती थी, उन पे अटैक करना शुरू किया, उन पे आग लगा देते थे, उनको लूट लेते थे. तो हुतीज ने सीधा सीधा अमेरिका को वार्निंग देना शुरू किया कि सुनो, अगर तुमने अपने दोस्त इजराइल को नहीं समझाया कि वो गाजा पे बम्बार्डिंग बंद करे, तो फिर हम तुम्हारे सारे शिप्स को लूटते रहेंगे जो बाब अल मंडाब से होकर के गुजरता है. तो इस तरीके से हुतीज, विच इज पार्ट ऑफ दिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जम्प्ड इनटू द पिक्चर इन सपोर्ट ऑफ हमास, ऑफ कोर्स ऑन ओवरऑल इंसिस्टेंस या गाइडेंस ऑफ ईरान एंड लार्जर सपोर्ट ऑफ रसिया. तो उस टाइम में जो यूएस प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, दैट वाज लॉन्च्ड बाय द नेवी ऑफ अमेरिका इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एस्कॉर्ट सर्विसेज टू द कॉमर्शियल वेसल्स या कॉमर्शियल शिप्स ऑफ अमेरिका थ्रू बाब अल मंडाब. तो यूएस नेवी ने एस्कॉर्ट सर्विस देना शुरू किया अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द अटैक ऑफ हुतीज. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो आपको पता है, ही इज मोर एग्रेसिव. अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या शुरू किया है, सिर्फ एस्कॉर्ट सर्विसेज देने के बजाय अब एयर फोर्स ऑफ अमेरिका हैज स्टार्टेड बॉम्बिंग नाउ द हुती कंट्रोल्ड एरियाज इन येमेन. तो एक तरफ इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है गाजा का, और दूसरी तरफ अब अमेरिका ने प्रिसीजन एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया ऑन द हुती कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ येमेन. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये अटैक हो रहा है गाजा रीजन में हमास के ऊपर, और यहाँ पे अमेरिका अटैक कर रहा है हुतीस के ऊपर. लेकिन ये दोनों अटैक जो हैं मेनली इसके लिए हैं, इट्स ए टैक्टिकल अप्रोच टू कर्व ईरान इन्फ्लुएंस. ईरान को दबाया जाए और ईरान को वापस से नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए और बोला जाए कि अब तुम
हमारे साथ फिर से न्यूक्लियर डील साइन करो, और इस बार न्यूक्लियर डील में कंडीशंस और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे। तो अमेरिका न्यूक्लियर डील से ऑलरेडी पुल आउट कर चुका है। अब वो वापस से ईरान को लाना चाहता है ऑन द नेगोशिएशन टेबल, लेकिन उसको झुका करके लाना चाहता है। दैट इज वाई अब बॉम्बिंग यहाँ हो रही है, और इसराइल तो बॉम्बिंग कर ही रहा है हमास के ऊपर इन गाजा। Ultimately, it is a tactical approach to weaken Iran's influence in West Asia and bring Iran on negotiation table to sign again a nuclear deal, and that too on terms and conditions imposed by America. तो I just hope कि आपको पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स है वो समझ आ रहा है वेस्ट एशिया का। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूपीआई इंसेंटिव स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, यूपीआई क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करता है। हम लोग अब खूब सारा यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि यूपीआई स्मार्टफोन से तो हो ही सकता है, फीचर फोन से भी हो सकता है। मतलब जो बेसिक फोन होते हैं उसमें भी यूपीआई सपोर्ट सर्विसेज होते हैं थ्रू आईवीआरएस। आप कॉल करेंगे, फिर वो बोलेगा स्टार दबाएं, फिर हैश दबाएं, फिर जिस अकाउंट में पैसा भेजना उस अकाउंट नंबर को दबाएं। तो फीचर फोन्स के थ्रू भी आप यूपीआई को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। यानी कि स्मार्टफोन ऑनलाइन मोड में, फीचर फोन ऑफलाइन मोड में, दोनों की मदद से हम लोग यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूपीआई तो एक इंटरफेस है, या आप कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी है। बस उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कई सारी फिनटेक कंपनियां हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम। तो इन सबको कहा जाएगा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, अभी यूपीआई तो एक ऐप है, या आप कह सकते हैं इंटरफेस है, लेकिन उस इंटरफेस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले कई सारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो गूगल पे, पेटीएम, अमेजन, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, बट ऑल ऑफ देम बेसिकली यूज यूपीआई ओनली टू प्रोवाइड अस द सर्विस ऑफ इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। यूपीआई को लॉन्च किया था, इस टेक्नोलॉजी को या इंटरफेस सिस्टम को लाया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आरबीआई ने लॉन्च किया था विथ हेल्प ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भारत के 10 बैंक्स ने मिल करके ग्रुप बनाई है, उसको कहा गया इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आरबीआई के साथ मिल करके लॉन्च किया एनपीसीआई साल 2007 में। एनपीसीआई को काम दिया गया कि देश के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करें, और एनपीसीआई ने साल 2016 में फिर यूपीआई लॉन्च किया। यूपीआई के अलावा और भी नई नई चीज़ें लॉन्च की हैं एनपीसीआई ने देश के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, जैसे रुपे कार्ड। पहले सारे जो कार्ड्स होते थे, जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप देखोगे, वो फॉरेन बेस्ड होते थे, मास्ट्रो कार्ड या वीजा कार्ड। अब एनपीसीआई ने लॉन्च किया अपना देश का खुद का रुपे कार्ड। उसके अलावा एनपीसीआई ने एक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बनाया जिसका नाम है भीम। तो कई सारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, ये सब तो प्राइवेट फिनटेक कंपनियों ने बनाया है, बट भीम बनाया है एनपीसीआई ने खुद। तो आप कह सकते हैं कि भीम इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट बैक्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। कैसे काम होता है यूपीआई में, जरा ये भी समझिए। जैसे ये आपका ऐप है जिसकी मदद से आप पैसा दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, आप पहले एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करोगे। रिक्वेस्ट जो है वो आपके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर में पहले जाएगा, यानी कि आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ जाएगा। फिर वहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा एनपीसीआई को, एनपीसीआई से फिर रिक्वेस्ट जाएगा पेई के पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को। मान लीजिए जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं वो पेटीएम इस्तेमाल करता है, और साथ ही साथ एनपीसीआई एक मैसेज भेजेगा आपके बैंक अकाउंट को जिसमें से पैसा भेजा जाना, उसको कहा जाता है रेमिटर बैंक, और उसके बैंक को जिसमें पैसा जाना है उसको कहा जाएगा बेनिफिशियरी बैंक। और इस तरीके से ये तमाम पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, जैसे पेटीएम, गूगल पे, और रेमिटर बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सब हो गया। तो आपने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट गया एनपीसीआई को, एनपीसीआई ने दोनों बैंक को अलर्ट किया जिसमें से पैसा डेबिट होना है और जिसमें पैसा क्रेडिट होना है। साथ ही साथ उसको अलर्ट किया जिस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को आपका पेई इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि आपका दोस्त जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं। और इस तरीके से एनपीसीआई नोडल एंटिटी होती है जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कंडक्ट करवा देती है। रेमिटर्स बैंक से पैसा निकलेगा, आपको मान लीजिए 2000 ट्रांसफर करना है अपने अकाउंट से दोस्त के अकाउंट में, तो यहाँ से पैसा निकलेगा और बेनिफिशियरी के बैंक में पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 टर्म बस देखने हैं। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो सब ऐप
एनपीसीआई जिसने यूपीआई नेटवर्क को डेवलप किया है। यूपीआई इज अ टेक्नोलॉजी या नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू अलाउ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट विदाउट लिंकिंग द बैंक अकाउंट। आपको पहले पैसा ट्रांसफर करना होता था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो पहले उनको लिंक करना होता था, लेकिन अब उनको लिंक करने की जरूरत नहीं होती है विथ यूपीआई। यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर विदाउट लिंकिंग द टू बैंक अकाउंट्स। अब यूपीआई करने में थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगते हैं कभी कभार। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, ये जितने भी यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, जैसे गूगल पे, फोन पे, इन सब का अपना एक स्पॉन्सर बैंक भी है। सो गूगल पे के तमाम स्पॉन्सर बैंक्स हैं, फोन पे के ये स्पॉन्सर बैंक हैं। तो ऑल द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैव सम स्पॉन्सर बैंक्स आल्सो लिंक्ड विद देम। ठीक है, उनको हेल्प करते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में। अच्छा, यूपीआई में कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगता है क्या? तो आंसर इज यस इन सम केसेस। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर आप एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए, इफ यू आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, तो उस केस में देर इज नो फीस, नो इंटरचार्ज फीस इन यूपीआई। यानी कि आपका एसबीआई जो है बैंक अकाउंट है, वो लिंक्ड है यूपीआई से। कोई भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, और आपने दूसरे किसी बैंक अकाउंट में पैसा भेजा, एचडीएफसी में या पीएनबी में, तो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में जब पैसा जाएगा तो कोई इंटरचेंज फी नहीं है यूपीआई में। लेकिन अगर कोई पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या क्रेडिट कार्ड लिंक्ड यूपीआई होगा, तब फिर यूपीआई में चार्जेस लग सकता है। प्रीपेड पेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए मिंत्रा हो गया, मिंत्रा में आपने थोड़ा सा रिचार्ज कर दिया, या पेटीएम में थोड़ा रिचार्ज कर दिया, या जियो में, एयरटेल वॉलेट मनी में आपने थोड़ा रिचार्ज कर दिया, और वहां से जब आप यूपीआई से लिंक करके कुछ पेमेंट करते हो, या क्रेडिट कार्ड लिंक्ड यूपीआई पेमेंट करते हो, एंड इफ द पेमेंट अमाउंट इज मोर देन 2000 रुपीज, देन इन दैट केस 1.1% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट इज चार्ज्ड टू द मर्चेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि आपके पेटीएम में 5000 रुपये पड़े हुए हैं, और आपने उस पेटीएम डिजिटल वॉलेट को यूपीआई से लिंक किया हुआ है, उसकी मदद से आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं, आपने मान लीजिए कुछ सामान मंगाया ऑनलाइन, तो जो मर्चेंट होगा, क्योंकि इस केस में P2M ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन, तो जो मर्चेंट होगा जिस भी प्लेटफॉर्म से आप सामान खरीद रहे हैं, उसको 5000 का 1.1% फीस देना होगा, यूपीआई फीस देना होगा, पेड बाय द मर्चेंट टू द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि जो उसका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको 1.1% देना होगा। आई डोंट वांट टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स, आई जस्ट होप कि इस पेज पे बातें क्लियर हैं। तो यहाँ पे एक टर्म था पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जांपल्स ये हैं, गूगल पे, फोन पे एंड ऑल। यहाँ पे मैं एक नया टर्म ला रहा हूँ बस, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल हो सकता है गिफ्ट कार्ड, पहले से वहाँ पे 5000 है गिफ्ट कार्ड में, या फिर कोई डिजिटल वॉलेट जैसे कि पेटीएम, जियो डिजिटल वॉलेट। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं यूपीआई के थ्रू, और अमाउंट 2000 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको उस ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1.1% एक फीस देना होता है आपको। मतलब इस केस में जो मर्चेंट है, जहां से आपने खरीदा है, तो मर्चेंट हैज टू पे। सो वाइल प्लीज लुक इनटू दिस यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस। इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं चाहिए होगा, बट इतना ध्यान रखिए कि इंटरचार्ज चेंज फीस ऑफ 1.1% में बी अप्लाइड ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ 2000 और अबोव मेड थ्रू प्रीपेड पेड इंस्ट्रूमेंट या क्रेडिट कार्ड लिंक्ड यूपीआई। What are prepaid paid instrument? Prepaid paid instruments are those instruments which are already having some value stored in them. For example, मिंत्रा कार्ड में पेमेंट आपने डाल दिया, पेटीएम डिजिटल वॉलेट में डाल दिया, और उसके अगेंस्ट शॉपिंग करते हैं, तो प्रीपेड पेड इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल गिफ्ट कार्ड या पेटीएम है, जियो वॉलेट, ईटीसी। कौन से यूपीआई ट्रांजेक्शन फ्री हैं? तो ऑल दोज यूपीआई ट्रांजेक्शन दैट आर बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स, जिसमें कोई प्रीपेड पेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ट्रांजेक्शन इज फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इज फ्री। That means if you use your bank account to pay a merchant via UPI,
if you use your bank account to pay via if you use योर बैंक अकाउंट टू पे अ मर्चेंट वाया यूपीआई देर इज नो चार्जेस। ठीक है, बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, नो चार्जेस। लेकिन अगर आप किसी डिजिटल वॉलेट से गिफ्ट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं वाया यूपीआई एंड दैट टू पेमेंट ऑफ मोर देन 2000 रुपीज, तो उस केस में 1.1% ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी ए चार्ज, एंड दैट चार्ज विल बी ऑन द मर्चेंट, नॉट ऑन द बायर बट ऑन द मर्चेंट। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो मुद्दा ये है कि अगर बैंक से पेमेंट किया जाए, बैंक अकाउंट से पेमेंट किया जाए, ना कि प्रीपेड पेड इंस्ट्रूमेंट से, बैंक अकाउंट से अगर पेमेंट किया जाए तो उस केस में कोई फीस अप्लाई नहीं होता, यानी कि बैंक को कुछ कमाई नहीं होती है, या बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इनको कुछ भी कमाई नहीं होती है। आई जस्ट होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, और ये है पीपीआईस, मिंत्रा कार्ड या डिजिटल वॉलेट, पेटीएम वॉलेट एंड ऑल। तो बैंक से अगर पेमेंट हो रहा है, इफ द रेमिटर इज अ बैंक, तो नो यूपीआई चार्जेस, बट इफ द रेमिटर इज पेमेंट prepaid payment instrument, then UPI charges is included. So means banks do not get anything when transactions are done via UPI. तो इस कारण से बैंक्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर यूपीआई सर्विस, क्योंकि बैंक्स को कुछ मिलता तो है नहीं, जब ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू होता है तो बैंक्स डू नॉट गेट एनी फीस। सो हाउ विल बैंक मेंटेन ए गुड यूपीआई सर्विस? इसी को डील करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है अब नई स्कीम, यूपीआई इंसेंटिव स्कीम। 1500 करोड़ रुपए का स्कीम है, जिसमें अब पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट हो गया, यानी कि हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं किसी दुकानदार से, किसी सेलर से, और 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन है या उससे कम का ट्रांजैक्शन है, तो हर एक ट्रांजैक्शन पे 0.15% अमाउंट जो है वो बैंक को दिया जाएगा। तो 1500 करोड़ रुपए का स्कीम है यूपीआई इंसेंटिव स्कीम, जिसमें फॉर एवरी ट्रांजैक्शन बिलो 2000 रुपीज एंड दैट टू P2M पेमेंट, यानी कि पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट में हर एक ट्रांजैक्शन का 0.15% दिया जाएगा टू द बैंक, सो दैट बैंक मेंटेन्स ए गुड यूपीआई सर्विस। ये है यूपीआई का कॉन्सेप्ट। पॉइंट इज सिंपल, इफ पेमेंट इज मेड वाया अ बैंक, नो चार्जेस आर अप्लाइड, दैट मीन्स बैंक को कुछ कमाई नहीं होती है व्हेन ट्रांजैक्शन इज डन वाया यूपीआई। तो बैंक को सपोर्ट करने के लिए सरकार लेकर के आई है एक नया स्कीम, जिसमें अगर ट्रांजैक्शन होगा भीम बेस्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड दैट टू पर्सन टू मर्चेंट, और वो भी 2000 रुपए से कम तक का, तो हर एक ट्रांजैक्शन का 0.15% सरकार उस बैंक को देगी जो यूपीआई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस भी हैं कि 99.5% टाइम्स तक जो यूपीआई शुड बी वर्किंग विदाउट डिसरप्शन, ये नहीं कि बार बार सिस्टम डाउन ही रहे। ट्रांजैक्शन फेलियर शुड बी बिलो 0.75%, तभी जाकर के ये इंसेंटिव मिलेगा। और इंसेंटिव में भी 80% इंसेंटिव इमीडिएटली मिल जाएगा, रिमेनिंग 20% इनिशिएटिव जो होगा जब ये पहला दूसरा कंडीशंस बैंक मीट करेंगे तभी जाकर के उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यूपीआई बेस्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है यूपीआई इंसेंटिव स्कीम। सीखने वाली बात इसमें यह भी थी कि हर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। When UPI transaction is done via bank account, no cost is applied, but when it is done through prepaid payment instrument, some cost is applied on the merchant and which goes to the bank. तो ज़्यादातर बैंक ट्रांजैक्शन वाले केसेस में तो फिर पैसा की कमाई होती नहीं है बैंक्स को, तो बैंक्स को यूपीआई बेहतर सर्विस प्रमोट करने के लिए ये यूपीआई इंसेंटिव स्कीम लाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सोनिक वेपन्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सोनिक वेपन्स क्या होते हैं? वो वेपन्स जो लार्ज फ्रीक्वेंसी या लार्ज वॉल्यूम वाले साउंड को इमिट करते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर क्राउड कंट्रोल। ऐसा वेपन जो इतना लार्ज वॉल्यूम में, लार्ज फ्रीक्वेंसी में साउंड इमिट करे कि लोग जो हैं वो भाग खड़े हो जाएं, इस तरह के वेपन्स को कहा जाता है सोनिक वेपन। सोनिक वेपन्स हो सकते हैं लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस, जिसमें एक्सट्रीमली लाउड साउंड को रिलीज किया जाए। इट इज़ यूज फॉर क्राउड कंट्रोल, जिससे इंसानों को इतनी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है कि वो दूर चले जाते हैं।
इट कॉजेज पेन एंड डिसओरिएंटेशन। बट कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो इंफ्रासाउंड वेपन्स हैं, जो सुनाई नहीं देते, दे आर नॉट ऑडिबल, या वेरी लो फ्रिक्वेंसी के हैं, जो बहुत मुश्किल से सुनाई देंगे। बट उस कारण से होगा क्या कि उसका एक्सपोजर से 2 घंटे 3 घंटे बाद आपके सर में हेडेक होने लगेगा, इंटरनल ऑर्गन डैमेजेज हो सकते हैं। तो इस तरीके के भी कुछ सोनिक डिवाइसेज होते हैं, मतलब बेसिकली साउंड को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुछ तो ऐसे साउंड जो हमारे हियरिंग रेंज में है, उनकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, तो उसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस। कुछ ऐसे साउंड जो हमारे हियरिंग रेंज से बाहर हैं, अल्ट्रासोनिक या इंफ्रा साउंड, और उनको लार्ज टाइम तक एक्सपोजर करने से धीरे धीरे डिजीनेस, नौसिया, हेडेक होने लगता है। तो ये भी एक तरीके का वेपन है। इसको चोरी छुपे किया जाता है, जहाँ पे भी आपको डैमेज क्रिएट करना है, तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको पिन कर देती हैं इन सम एरिया जहाँ पे वो डैमेज क्रिएट करना चाहते हैं। इसको किया जाता है फॉर क्राउड कंट्रोल बाय पुलिस। अब अपना ऑफ कोर्स सोनिक वेपन्स का कंसर्न भी है। हियरिंग लॉस हो सकता है, परमानेंट ईयर डैमेज हो सकता है, हेडेक, डिसोरिएंटेशन होता है, माइग्रेन लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। दैट इज वाई एथिकल कंसर्न्स आर एसोसिएटेड विद सोनिक वेपन्स। दे आर कंसिडर्ड एज अ वे ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वन ओनली, क्योंकि ये तो थीम था नहीं, कुल चक्र था। एंड ये तो सीधा सीधा जवाब होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ये 250 होगा, 2500 नहीं होगा। दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।